रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। गाड़ी के अंदर मध्यम सी रोशनी फैली थी, लेकिन गाड़ी के बाहर दूर तक फैले हुए सन्नाटे और तारीकी का राज था। अंजल ने घबराकर चादर सर पर दुरुस्त करते हुए एक दफा फिर पूरी आंखें फैलाकर बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर तारीकी के सिवा कुछ नजर न आया। इस बार भी मायूसी से अपनी गर्दन मोड़ते उसने अपने साथ वाली सीट पर बैठे शम्स गिलानी को देखा। एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने अपनी बाएं टांग पर रखी हुई थी। वो मुसलसल किसी गहरी सोच में गुम था। अंजल ने गहरा सांस लिया। अब हमें यहाँ और कितनी देर रुकना पड़ेगा? उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। शम्स गिलानी ने पलट कर एक गहरी निगाह अपनी उस नई सेक्रेटरी पर डाली, जिसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए आज दूसरा ही दिन था। पता नहीं मोटरवे पुलिस को कॉल की तो है, लेकिन फिलहाल उनके आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। उसके अंदाज में भी बेजारी थी। अंजल ने बेबसी से अपना रुख मोड़ा। उसके सफेद चेहरे के तरफ में बालों की लिटें पसीने से भीगकर चिपकने लगी थी। गाड़ी का एसी ऑफ हुए काफी देर गुजर चुकी थी। आखिर हम दरवाजा खोलकर बाहर क्यों नहीं उतर जाते? गाड़ी में बहुत गर्मी है। उसने एक दफा फिर बोलने की हिम्मत की थी। इस बार शम्स गिलानी ने मुड़कर एक तेज निगाह उस पर डाली। अंजल बुरी तरह से घबराई। उस स्याह आंखों वाले शख्स से उसे पहले दिन से ही अजीब सा खौफ महसूस होता था। वो उम्र में उससे पूरे 15 साल बड़ा था। वो 18 साल की थी तो वो 33 वर्ष का। उसे लोगों से बात करते हुए भी घबराहट महसूस होती थी, तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स की आंखों में आंखें डालकर भी अपनी बात मनवा सकता था। वो अंजल अफरीदी थी, हालात की सताई हुई, हमेशा आंखों में आंसुओं को छुपाते हुए बमुश्किल घर से बाहर निकलने वाली। और वो शम्स गिलानी था, एक बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक, ताकत जिसकी मुट्ठी में रहती थी, और मुल्क की अशराफिया जिसकी एक फोन कॉल पर हर वक्त हाजिर रहने के लिए तैयार थी, जिसके मुस्कुराते हुए उसके दाएं गाल पर पड़ने वाली डिंपल पर हजारों लड़कियां अपनी जान देती थी। लेकिन बस एक वो था जो मुस्कुराता ही इतना कम था कि लोगों को लगता वो इंसान कम रोबोट ज्यादा है। एक हैंडसम रोबोट। मैडम अंजल आफरीदी, अगर आपको पता हो तो इस वक्त हम दो सूबों को मिलाने वाले एक मोटरवे के दरमियान में खड़े हैं। यहाँ आसपास सारा इलाका कच्चे का है। दूर तक जंगलात फैले हुए हैं, और जंगलात भी वैसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं, जिनमें रस भरे फलों से लदे दरख्त इतराफ में झूम रहे होते हैं। ये कच्चा इलाका है। यहाँ सब कीकर के जंगलात हैं। यहाँ कच्चे के डाकू हमारे ही जैसे किसी शिकार के मुंतजर हैं। हमने जैसे ही गाड़ी से उतरकर नीचे कदम रखना है, आसपास मौजूद कोई डाकू हमारी बू सूंघकर हम तक आ पहुंचेगा। और उसके बाद जो कुछ मेरे और आपके साथ होगा वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, वरना खौफ से कहीं आप बेहोश ही ना हो जाए। दो टोक अंदाज में कहते उसने अंजल का दिल बुरी तरह से दहलाया था। अंजल की आंखें बेयकीनी से फैली। निचले लब का कोना उसने दांतों में दबाया। गर्मी और परेशानी के सबब उसके चेहरे पर सुर्खी फैली हुई थी। छोटी सी नाव गुलाबी हो रही थी। तो फिर आपको किसने कहा था इतनी दूर मीटिंग रखने का? आपके कॉल पर सब कुछ हो जाता है। आप क्लाइंट को भी वहीं बुला लेते। वो रूहानसी होकर बोली थी। अपना और अपने बॉस के दरमियान रुतबे का फर्क उसे भूल गया। शम्स गिलानी ने हैरत से उसे देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी दिलचस्पी, बड़े तासरात नमोदार हुए थे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ये जॉब क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं लगती। आपको पता होना चाहिए कि जब क्लाइंट मीटिंग तय करता है तो वेन्यू भी उसी वक्त डिसाइडेड हो जाता है। और मेरे लिए मोटरवे का ये सफर कोई खास मानी नहीं रखता। ये तो आज बदकिस्मती से गाड़ी खराब हो गई और मुझे गाड़ी की मेंटेनेंस करवाना याद नहीं रहा। तो अब हम पिछले आधे घंटे से यहाँ फंसे हुए खड़े हैं, वरना ऐसे हादसात मेरे साथ रोज रोज नहीं होते। अंजल ने उसकी बात पर मुंह दूसरी जानब फेर लिया था। उसे हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। हथेलियां पसीने से भीग रही थी, बल्कि वो खुद भी सड़ता पैर पसीने में शराबूर हो चुकी थी। क्या मुसीबत है यार। साथ बैठा शम्स गिलानी 5 मिनट मजीद इंतजार करने के बाद बुरी तरह से बेजार हुआ था। उसने तेजी से अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले थे। माथे पर आए पसीना साफ करते करते वो टिश्यू का आधे से ज्यादा डब्बा खाली कर चुका था। अंजल बेख्तियार सोकर कर दरवाजे के साथ हुई थी। शायद मोटरवे पुलिस आ रही हो। उसने खिड़की से अपना सर चिपका कर एक दफा फिर बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर हनूज तारीकी थी। आप इजी होकर बैठ जाएं। इतनी मोटी चादर आपने ओढ़ रखी है, इस गर्मी में कहीं आप बेहोश ही ना हो जाएं। शम्स गिलानी की बात को अंजल को जैसे कोई करंट लगा था। वो चलकर उसकी सिमत पलटी नहीं। मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात पर शम्स ने बेजारी से अपना सर झटका था। हाँ, दिख रहा है आप कितनी ठीक है। जन्नत की हवाएं आ रही है ना आपको इस तरफ से।
बेजारी से कहते उसने सीट की पूंछ से टेक लगा ली थी। जेब से मोबाइल निकालते उसने एक दफा फिर मोटरवे पुलिस का नंबर डायल किया, लेकिन पिछली कई बार की दफा इस दफा भी नंबर मसरूफ कर दिया गया था। शम्स को शदीद झुंझलाहट हुई। घड़ी की सुइयां रफ्तार रफ्तार रेंग रही थी। उन्हें अब इस मोटरवे पर खड़े 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। यह हकीकत थी कि वो अपने साथ मौजूद अंजल की वजह से गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा था। उसे पता था वो जवान और खूबसूरत है, और ऐसे में अगर यहाँ किसी गलत नियत के शख्स के साथ उसका वास्ता पड़ जाता है तो वो क्या करता। एक नजर उसने अंजल पर डाली जो खिड़की के साथ सर टिकाए अपनी ही सोचों में गुम थी। उसने एहतियातन डैशबोर्ड खोला और एक दफा फिर उससे मायूसी हुई। वो जानता था आज वो अपनी गन लाना भूल गया है, लेकिन चेक करने में क्या हर्ज था। ओके, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है और आप ये मोटी खद्दर जैसी चादर उतारने पर भी तैयार नहीं। बेहतर यही है कि हम थोड़ी देर बाहर खुली हवा में चले जाएं। वो जैसे फैसला करके अपनी तरफ का दरवाजा खोलते नीचे उतरा। अंजल ने उसे पसीने में भीगे वजूद के साथ बाहर निकलते देखा और गहरी सांस ली। अब तो उसे अपनी सांस में डूबती हुई महसूस हो रही थी। तेजी से अपनी तरफ का लॉक खोलते वो गाड़ी से बाहर निकली थी। गाड़ी की जिस तरह फिजा से बाहर निकलते ही उसे तेज हवा का एक झोंका टकराया। अंजल को एक खुशगवार एहसास हुआ। सुनसान सड़क पर सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट सी थी जो रोशन थी, बाकी और कोई रोशनी ना थी। यहाँ से शहर कितना दूर है? हम लोग पैदल चलकर नहीं जा सकते? अंजल ने हिम्मत करके उसे पीछे से पुकारा था। वो जो दोनों हाथ पीछे ले जाकर सर पर रखे जांचती हुई निगाह से सामने देख रहा था, एकदम पलटा। व्हाट? शहर यहाँ से पूरे 4 घंटे की सफर पर है, वो भी गाड़ी में बैठकर जाने पर, और तुम पैदल शहर तक जाना चाह रही हो? टार्जन हो क्या? अब की बार वो दिलचस्पी से बोला था। अच्छा एक काम करो, अगर वाकई तुम्हारे अंदर चलकर जाने की हिम्मत है तो प्लीज मुझे अपने कंधों पर उठा लो, क्योंकि मैं खुद यहाँ से इस मेरान सड़क पर खड़े खड़े आजिज आ गया हूँ। वो बिल्कुल संजीदा लहजे में कह रहा था। अंजल ने पहले उसे हैरत से देखा और अगले ही पल उसे शर्मिंदगी ने आ घेरा। वो संजीदगी में छुपा मजाक कर रहा था। उसके लड़ शरारत से मुस्कुरा रहे थे। अंजल ने बामुश्किल खुद पर जब्त किया। उसे अपने बॉस पर बुरी तरह से गुस्सा आया था। अचानक ही वो चौंका। वो जो गहरी निगाहों से अंजल का जायजा लेता धीमा धीमा मुस्कुरा रहा था, अचानक पलटकर सामने सड़क के दूसरे पार मौजूद झाड़ियों की सिमत देखने लगा। क्या हुआ? कोई जानवर है? अंजल बुरी तरह से घबराई थी। नहीं, गाड़ी के अंदर बैठो। वो तेजी से उसका हाथ पकड़कर पीछे मुड़ा था। गाड़ी का दरवाजा खोलते उसने अंजल को अंदर तकरीबन फेंका और तेजी से अपनी सीट की तरफ लपका था, मगर उसे देर हो चुकी थी। सड़क की दूसरी पार से निकलने वाले उन 3 अफराद ने गाड़ी में किसी इंसान की मौजूदगी को भांप लिया था। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठकर उसे लॉक करता, वो तीनों उसके सर पर आ मौजूद हुए थे। साईं बड़े अरसे बाद शिकार मिला है। गाड़ी बुलेट प्रूफ है, शीशे भी मजबूत है। देखकर तो लग रहा है कि तगड़ी पार्टी हाथ आई है। कम से कम 5 करोड़ रुपए तावान मांगूंगा। ढाटे में चेहरा छुपाए एक दरमियानी सी उम्र वाले मर्द की आवाज सुनाई दी थी। उसके जवाब में उसके साथ आने वाले दोनों अफराद जोर से हंसे। शम्स को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती हुई महसूस हुई। वो कच्चे के डाकुओं के हाथ लग चुके थे। जिस बात का उसे डर था वही हुआ था। उन तीनों के हाथों में हथियार थे, जबकि अंदर बैठी अंजल का तो जैसे खून रगों में जम कर रह गया था। प्लीज हमें जाने दो, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं वादा करती हूँ। वो गाड़ी के अंदर से अचानक इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे थे। खौफ से उसकी हालत गैर थी। बाहर डाकू के हथियार की जिद पर खड़े शम्स गिलानी ने बेबसी से अपनी आंखें मींची। ये लड़की उसकी तवक्कात से कहीं ज्यादा बेवकूफ है। वो जो उसकी मौजूदगी से अभी तक बेखबर थे, अचानक दिलचस्पी से गाड़ी के अंदर झांकने लगे। अरे बाबा, इसके साथ तो कोई जवान लड़की भी है। आवाज तो बहुत खूबसूरत है, जरा देखें तो कौन है। एक शख्स ने शम्स को हथियार के जोर पर पीछे करते हुए दूसरे को रास्ता दिया था। वो ड्राइविंग सीट पर अंदर बैठा तो अंजल की आंखें खौफ से फैल गई। वो बुरी तरह लर्जी थी। हाथ मत लगाना से, तुम लोगों को जो कुछ चाहिए मैं दे देता हूँ। जितनी रकम चाहिए डिमांड करो। उसे अंजल की तरफ लालची निगाहों से देखते पाकर शम्स गिलानी जोर से दहाड़ा था, मगर अंदर बैठा शख्स अब उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। भाड़ में गई रकम? बाबा, जब यहाँ ऐसा नौखेज हीरा मौजूद है तो पहले इससे तो फायदा उठा लें। पैसा तो हम तुमसे ले ही लेंगे, वो राल टिपकाते हुए लहजे में कह रहा था। अंजल के लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली। अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर उसने तेजी से बाहर निकलना चाहा, मगर ड्राइविंग सीट पर बैठे उस डाकू ने तेजी से उसका बाजू दबोचा था। बाहर खड़े शम्स का खुद पर काबू रखना मुहाल हुआ। उसने खुद पर तानी गन की परवाह किए बगैर उस डाकू को धक्का दिया। डाकू जरा से लड़खड़ाकर पीछे हुआ तो लपक कर ड्राइविंग सीट पर चुका था। मैं तुझे कह रहा हूं बाहर निकल और उसकी तरफ मैली आंख डालना बंद करो। वो एक इज्जतदार लड़की है,
उसने डाकू को गिरबान से पकड़ते उसे गाड़ी से बाहर घसीटा था। अंजल ने बेयकीनी से शम्स की सिमत देखा। उसकी चादर जो वो पिछले कई घंटों से खुद पर जकड़े बैठी थी, ढले कर शानों से नीचे गिर गई थी। बालों का जोड़ा खुल गया था। बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी, बेयकीनी और खौफ सब कुछ था। वो सरता पा लर्ज रही थी। शम्स गिलानी की बस एक निगाह उस पर पड़ी और अगले ही पल उसे अपने सर के पीछे एक भारी जरब लगने का एहसास हुआ था। बर्दाश्त की आखिरी हद तक पहुंचते भी वो बेबसी से अपनी आंखें मीच गया। ज्यादा पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकर चलो इन्हें अपने साथ। पैसे वाला होगा तो अपनी जगह में ये इलाका हमारा है। ड्राइविंग सीट पर बैठे डाकू को गुस्सा आ गया था। वो बफर कर गाड़ी से बाहर निकला। बाहर मौजूद दो लोगों ने तेजी से शम्स के सर पर एक और वार किया था। शम्स को अपनी पेशानी पर कोई गीली सी चीज फैलती हुई महसूस हुई। उसकी आंखें धुंधला गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने देखा, दूसरी जानब का दरवाजा खोलकर वो लोग अंजल को बाहर निकाल रहे थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, मगर वो उसकी बेबसी से लुत्फ उठा रहे थे। फेंक दो इसे, यही हमारा काम इस लड़की से है, डाकुओं का सरदार बोला था। शम्स को अपनी धड़कनें डूबती हुई महसूस हुई। वो उस लड़की को अपनी जिम्मेदारी पर यहां तक लाया था। उसे पता था वो किसी मामूली से गिराने से ताल्लुक रखती है। उसकी इज्जत ही उसके लिए सब कुछ थी। उसने खुद को संभालना चाहा, मगर उसके साथ खड़े डाकू ने एक और दफा पिस्तौल का बट उसके सर पर मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया था। वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। उसके सामने अंजल को वो लोग घसीटते हुए सड़क के दूसरी तरफ ले जा रहे थे। वो उसका नाम ले लेकर चला रही थी, मदद मांग रही थी। शम्स की आंखों के आगे धुंध सी छाने लगी। जावेद ने एक बेजार निगाह खिड़की पर डाली। उसने कहा था कि आज रात वापस आ जाएगी। उसके बताए हुए वक्त से भी टाइम इतना आगे हो गया है, पता नहीं कब आएगी। बेजारी से सर गुजाते हुए उसने चारपाई पर करवट बदली। अम्मा, अब मैं सो रहा हूँ। अगर उसका फोन आए तो उसे कह देना रिक्शा या टैक्सी पकड़कर खुद ही आ जाए। मैं इतनी रात तक जागने का ठेका नहीं ले रखा। मुझे बड़ी सख्त नींद आई है। वो बड़ा सा मुंह खोलकर जमाई लेता बोला था। कमरे में दाखिल होती फरखंदा बेगम ने एक नापसंदीदा निगाह अपने बेटे पर डाली। तो उम्र के 25वें साल में लग गया है, लेकिन अभी तक तुझे अकल नहीं आई। मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि ये लड़की किसी काम की नहीं है। जिस मकसद के लिए तू उसे लाया है, मुझे तो वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2 महीने हो गए हैं तुझे उससे शादी किए हुए, लेकिन ना तो उसने तेरी कोई बात मानी है और ना ही कोई फायदा दिया है। तुझसे एक चटांग भर की बीवी नहीं संभाली जाती। कल से वो घर से निकली हुई है और तुझे उसकी परवाह ही नहीं। मैं तो कहती हूँ चुटिया से पकड़कर 2 थप्पड़ लगाना मुंह पर, जब घर वापस आए, कि कहाँ हमारा गड्डी खेलती फिर रही है। फरखंदा बेगम ने आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी, मगर सामने जावेद था, मिठाई से चारपाई पर लेटा अपने सर में खुजाता रहा। अरे अम्मा, फिक्र ही मत करो, जो मैं चाहता हूँ वो तो मैं उससे करवा कर ही रहूंगा। अब वो जहां नौकरी पर लगी है वो बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी में से आधा हिस्सा अपने नाम न लगवाया तो मेरा नाम भी जावेद नहीं। वो बड़े मजे से कह रहा था। उसके चेहरे पर सोच पर गहरी परछाइयां थी। फरखंदा बेगम चंद लम्हे तक उसे देखती रही और फिर सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो मुसलसल आंखों में सुनहरी सपने सजाए आने वाले वक्त का तस्वर कर रहा था, जब उसकी दुनिया ही बदलने वाली थी। 5 मरले के उस छोटे से मकान से निकलकर वो बहुत जल्द एक बड़ी सी कोठी में शिफ्ट होने वाला था, और ये सब कुछ उस चटांग भर की लड़की ने करना था, जिसके मुतालिक उसकी माँ का ख्याल था कि वो बहुत मासूम और बेवकूफ लड़की है। एक बड़ी भरपूर मुस्कुराहट जावेद के लबों पर ठहरी। अंजल का सरापा उसकी निगाहों में घूमा तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा। हाय, हुस्न तो बिला क्यामत खेज है, मगर क्या करूं, उस चिड़िया से मुझे कई काम निकलवाने हैं। फिलहाल उसके पर नहीं को उतर सकता। अम्मा, जेरे लब बड़बड़ाते उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। चंद ही लम्हों के बाद वो गहरी नींद में खो गया था। ये जाने बगैर कि उस अंधेरी रात में चलाती हुई अंजल हर उस शख्स का नाम ले लेकर पुकार रही थी जिसके साथ उसका कोई वास्ता रह चुका था। वो बुरी तरह से मचल रही थी, रो रही थी। वो तीनों डाकू से घसीटते हुए जंगलात में ले जा रहे थे। अंजल ने पलटकर शम्स की सिम देखा। वो रोड पर गिरा पड़ा था। उसके सर से निकलने वाला खून आस पास जमा हो रहा था। अंजल ने बेबसी से अपनी आंखें मींची। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं पहले ही बहुत मुसीबतों का शिकार हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। एक डाकू ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ चिपकाया था, जबकि दूसरे ने उसके दोनों हाथ पीछे कस के बांध दिए थे। सारी मुसीबतों को दूर कर देते हैं रानी, बस थोड़ी देर के लिए हमारे साथ तो चलो। इतने हुस्न को अपने पास रखकर क्या करोगी, थोड़ा सा खराज ही अदा करने दो। वो खबासा से तीनों हंसने लगे थे। अब उनकी चाल में वो तेजी नहीं थी। शायद वो मुतमईन हो गए थे कि शम्स का काम उन्होंने तमाम कर दिया है और अब कोई उन तक नहीं पहुंचने वाला था। खारदार झाड़ियों और दरख्तों के बीच में से अंजल को घसीटते हुए वो लोग उस कच्चे से डेरे पर ले आए थे। अंजल ने बेयकीनी से आस पास देखा। वहां उन्होंने लालटीन रोशनी कर रखी थी,
बिजली का छोटा सा इंतजाम भी था। डेरे के सहन में बिछी चारपाइयों से अंदाजा होता था कि ये डाकू यहाँ पर मुस्तकिल रहायशी है। उन तीनों की आंखों में लालच था, हवस थी। चेहरे से डांटे उतारते एक शख्स ने सर से लेकर पैर तक अंजिल का जायजा लिया। वो लर्ज कर रह गई। खुदा के लिए मुझे जाने दे। एक दफा फिर उसने मिन्नत समाजत की थी। रो रो कर वो थक चुकी थी और अब तो चलाने के बायस उसका गला भी बैठ गया था। उसकी चादर तो कहीं रास्ते में रह गई थी। स्याह रेशमी बाल शानों पर बिखरे हुए थे। लंबी सी दाढ़ी वाले एक डाकू ने आगे बढ़कर अंजल के बाल अपने हाथ में पकड़े। बड़ी प्यारी सी खुशबू है, लगता है किसी महंगे वाले शैम्पू से नहाती है ये लड़की। वाहियात बात करके वो तीनों जोरदार कहका लगाकर हंसे थे। अंजल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अचानक ही उसने आओ देखा ना ताओ, यकदम ही पलट कर जिस सम से वो आई थी उस तरफ भागने लगी। वहां गहरा अंधेरा था। अपने पीछे से डाकू के कहके और फिर चीखने की आवाज सुनाई दी थी। पकड़ो इसे, उन तीनों ने एक दूसरे से कहा था। मगर अंजल अंधाधुंध भाग रही थी। पैरों में चुभते कीकर के कांटे उसने यकसर नजरअंदाज कर दिए थे। झाड़ियों के दरमियान से गुजरती कई खराशें उसके जिस्म पर लग चुकी थी। हर खराश के साथ उसके लबों से एक सिसकी निकलती, मगर वो खुद पर जब्त कर लेती। किसी भी लम्हे वो डाकू उसके सर पर पहुंच सकते थे। अंजल की रफ्तार मध्यम थी, मगर डाकू तेज रफ्तार थे। उन रास्तों के आदी थे। अचानक ही वो चौंकी। फिजा में एक फायर की आवाज गूंजी थी। अंजल के लबों से एक चीख निकली। कौन है यहाँ पर? मजबूत मर्दाना आवाज पर अंजल ने चौंक कर सर उठाया था। एक जोरदार चीख उसके लबों से निकली और उसने देखा टॉर्चेस की रोशनी में मोटरवे पुलिस का यूनिफॉर्म। पहले चंद अफराद उस कच्चे से रास्ते से अंदर आ रहे थे। अंजल ने मुड़कर देखा, वो तीनों डाकू से चंद कदम के फासले पर खड़े थे। उन्होंने भी मोटरवे पुलिस को देख लिया था और अब तेजी से अपने ढांटे चेहरों पर लपेटते हुए वापसी की सिमत भाग रहे थे। मगर वो पुलिस की नजरों में आ चुके थे। ट्रेन और काबिल पुलिस वालों ने तेजी से जस्त लगाकर अपना और डाकुओं का दरमियान फासला कम किया था। डाकू भाग रहे थे, मगर सर पर पहुंचती पुलिस ने यकदम उनके ऊपर ऐसा हमला किया था कि वो चाहकर भी फरार न हो सके। और अब इस वक्त उनकी गुटी गुटी चीखें और मुंह से उबलते गालियों के एक तूफान को सुनते हुए अंजल थर थर कांप रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जान और इज्जत दोनों सलामत रह गई थी। उसने पलटकर एक बेयकीन निगाह अंधेरे और रोशनी के उस मिले जुले मंजर पर डाली, जिसमें पुलिस उन तीनों डाकुओं को पकड़कर घसीट रही थी। तुम ठीक हो? जानी पहचानी आवाज पर वो उछल कर पलटी थी। बड़ी बड़ी आंखों में खौफ सिमट आया। उसके पीछे शम्स गिलानी खड़ा था। सर से बहता हुआ खून रुक चुका था। उसकी सफेद शर्ट पर जा बजा सुर्ख धब्बे लगे हुए थे। उसकी आंखों में परेशानी थी। अंजल चंद लम्हे तक उसे देखती रही। उसका शिद्दत से जो दिल चाहा कि वो उस वक्त शम्स के सीने से जा लगे। उसे वहां देखते उसे अपने अंदर इतना सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था कि वह बयान नहीं कर सकती थी। यकलख्त उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या हुआ? चोट लगी है क्या? शम्स ने आगे बढ़कर फिक्रमंदी से पूछा था। उसके हाथ हनूज पुष्प पर बंधे हुए थे। शम्स ने एक नजर उसका जायजा लिया। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर आंसुओं के निशानात और पैरों में सता हुआ खून। उसकी हालत काबिल रहम थी। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था कि मोटरवे पर यह हादसा हो जाएगा। मुझे फ्लाइट से ये सफर तय करना चाहिए था। वो शर्मिंदगी भरे लहजे में कह रहा था। उसने आगे बढ़कर अपना और अंजल का दरमियानी फासला कम किया। अंजल को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। शम्स की वजह से उठते कोलून की महक से अपने हवासों पर छाती हुई महसूस होने लगी। जंगल का वहशतज़दा माहौल जैसे किसी पुरसकून साथ में ढल गया। शम्स ने धीरे से हाथ बढ़ाकर अंजल के हाथ खोले थे। एक सुकून सा अंजल के चेहरे पर फैल गया। उसके बाजू और हाथों में तकलीफ हो रही थी। अब तुम ठीक हो? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। अंजल ने सर हिलाया, मगर अगले ही पल फिजा में एक जोरदार फायर की आवाज गूंजी। अंजल की आंखें बेयकीनी से फैली। शम्स ने उसका दायां कंधा रंगीन होते हुए देखा। उसने बेख्तियार ही आगे बढ़कर उनको थामा था, जो नीचे गिरती जा रही थी। शम्स ने बेख्तियार उसका नाम पुकारा, मगर वो निढाल होते उसके बाजुओं में झूल गई थी। उसके बाजू में गोली लगी थी। शम्स ने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा। एक डाकू ने फरार की कोशिश की थी और ये गोली उसकी गन से निकली थी। वो डाकू पकड़ा गया या नहीं, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो बस अंजल की फिक्र हो रही थी, जो उसके सामने मोम की गुड़िया बनी खत्म हो रही थी। अंजल ने बेख्तियार उसे दोनों बाजुओं में उठाया था। अगले ही पल वो अंधाधुंध जंगल से बाहर की सिमत भागा था। बाहर मोटर पे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, जिन्होंने उसकी गाड़ी में मामूली सी खराबी को ठीक कर दिया था। आंधी तूफान की तरह शम्स ने अंजल को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और पलटना चाहता ही था कि अचानक वो चौंका। अंजल की सफेद गर्दन पर अजीब सा निशान था, यूं जैसे उसे किसी चीज से जलाया गया हो। शम्स साकुत रह गया। ऐसे निशान उसकी कलाइयों और बाजुओं पर भी थे। झाड़ियों में अटकने के बायस उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे और दूधिया जिस्म नुमाया हो रहा था। जिस्म पर जगह जगह कई निशानात थे, जैसे उस पर सख्त तशद्दुद किया जाता रहा हो।
शम्स की निगाहों में पहले हैरत और फिर बेयकीनी उभरी, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला था। अंजल का खून तेजी से बह रहा था। उसके पास वक्त कम था। अपनी शर्ट उतार कर उसने तेजी से अंजल के बाजू पर बांधी, जहां उसे गोली लगी थी। अंजल की सांस मध्यम पड़ गई थी। तेजी से पलटकर ड्राइविंग सीट पर बैठते शम्स ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और अगले ही पल वो उसे सड़क पर दौड़ा रहा था। वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाना चाहता था। नामालूम उसे किस बात की फिक्र थी। बार बार पलटकर वो अंजल की सिम देख रहा था और उसकी रैश ड्राइविंग का ही नतीजा था कि सिर्फ 20 मिनट के बाद वो नजदीक तरीन अस्पताल के सामने खड़ा था। अंजल को इंतहाई इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया था। अंजल ने बंद होती सांसों के दरमियान कई डॉक्टर्स को अपने ऊपर झुके देखा था। ऑपरेशन थिएटर का कमरा उसे मौत का कमरा महसूस हो रहा था। डूबती हुई सांसों के दरमियान एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पर आ ठहरी। तो ये सब कुछ देखना भी रह गया था। जिंदगी में उसने कर्ब से अपनी आंखें मीच ली। जहन खुद बखुद ही माजी में परवास करने लगा। और यूं भी उसने कहीं सुन रखा था, जब इंसान मरने वाला हो तो वो अपने साथ पेश आने वाले सारे वाकयात को अपनी आंखों से देख लेता है। शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। जाने पहचाने चेहरे आंखों के आगे लहराए तो अंजल ने सख्ती से सर झटका, मगर यादें उसे अपने घेरे में लिए जा रही थी। उसे याद था जब उसने मैट्रिक का इम्तिहान आला नंबरों से पास किया था तो वो कितना ज्यादा रोई थी। अम्मा, जिन लड़कियों के इतने बुरे बुरे नंबर आए हैं वो भी कॉलेज में एडमिशन ले रही है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना है, प्लीज। वो माँ के दोनों हाथ थाम कर बोली थी। समीना बेगम ने गहरी सांस लेकर अपने हाथ वापस खींच लिए। वो जानती थी कि खानदान में लड़कियां तो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखती। उन्होंने तो फिर भी अंजल को मैट्रिक तक तालीम दिलवाई थी। शौहर के इंतकाल के बाद वो वैसे भी एक एक कदम फूंक कर रखती थी। कुछ जमाने का खौफ और कुछ अपनी गुर्बत का एहसास। उन्होंने अंजल को कोई ख्वाब नहीं दिखाया, मगर रात तक वो सर लपेटे पड़ी रही। समीना बेगम जितनी दफा भी खाना लेकर कमरे में आई उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस आगे बढ़ना है। उसकी आवाज आंसुओं में भीगी हुई थी। समीना बेगम के दिल को कुछ होने लगा। 16वीं बरस में ही उसने इतना अच्छा कद काट निकाला था कि समीना बेगम उसे देखकर दिल ही दिल में कुरानी आयतें पढ़ती रहती थी। सुनहरी आंखें और कमर तक आते लंबे बाल उसकी सफेद रंगत में मजीद नुमाया होते उसके नए नक्श बेहद खूबसूरत थे। वो चलती फिरती मोम की गुड़िया लगती थी। समीना बेगम को उसका हुस्न खाइफ करता था। बस यही वजह थी कि वो जल्द अज जल्द उसकी शादी करना चाहती थी। अंजल ने रात तक अपनी भूख हड़ताल जारी की थी और जब रात के 10 बजे थक के हारे शफीक भैया घर में दाखिल हुए, उन्होंने हमेशा की तरह आते ही अंजल का पूछा था। अंदर पड़ी है, मुंह लपेटे, सुबह से कुछ नहीं खाया, कहती है कॉलेज में दाखिला लेना है। समीना बेगम ने मरे मरे लहजे में इतला दी। शफीक भाई ने गहरी सांस ली और अंदर कमरे में चले आए। इस मोम की गुड़िया में तो उनकी जान थी। क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? उन्होंने हमेशा की तरह प्यार से मंजिल के सर पर हाथ फेरा। अंजल की आंखें भीग गईं। बाप के इंतकाल के बाद शफीक भैया ने उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अंजल तेजी से उठ बैठी और जैसा वो चाहती थी वैसा हुआ। शफीक भाई उसकी भीगी आंखों को देखकर हमेशा की तरह पिघल गए थे। ठीक है, जैसे कॉलेज में दाखिला खुले मुझे बताना, मैं खुद तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा। उन्होंने मोहब्बत से अंदर के सर पर हाथ फेरा। वो खुशी से उनसे लिपट गई थी और जिस दिन उसने कॉलेज में दाखिला फॉर्म जमा करवाया, खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। शफीक भैया के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठते उसने उनसे वादा किया था, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी वजह से आपको कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। शफीक भाई ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उन्हें अंजल पर पूरा भरोसा था। उसे कॉलेज जाते हुए 3 महीने हो चुके थे। खानदान भर के लोगों ने जी भरकर बातें बनाई थी, बल्कि बाज ने तो घर आकर समीना बेगम से रिश्ता खत्म करने की भी बात की थी। उनमें ज्यादातर वही लोग थे जो अंजल का रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहते थे, मगर शफीक भैया ने सख्ती से सबको मना कर दिया था। अंजल जितना पढ़ना चाहती है पढ़ ले, उसके बाद मैं खुद ही उसकी शादी कर दूंगा। उनकी दो टोक बात पर रिश्तेदार मुंह बनाते उठ गए थे। देख लेना, मुंह की खाओगे। लड़की को इतनी आजादी देने का मतलब समझते हो ना? घर से भाग जाएगी किसी दिन। अंदर कमरे में बैठी अंजल का दिल दहल कर रह जाता, मगर वो सर झटक कर किताबों में मशगूल हो जाती। उसके फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात हो रहे थे जब वो एक रोज थकी हारी कॉलेज से वापस आई, मगर घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी जान निकल गई। घर का दरवाजा चौपट खुला था और सहन में समीना बेगम बुरी तरह से रो रही थी। उनके आस पास मोहल्ले की औरतें जमा थी। अंजल को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। बैग उसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा। वो लपक कर अंदर माँ के पास आई थी। क्या हुआ अम्मी, ऐसे क्यों रो रही है? अंजल का दिल बुरी तरह से होल रहा था। समीना बेगम तो कुछ भी बताने की हालत में ना थी। रो रो कर उनकी आवाज बैठ चुकी थी। उसे मोहल्ले की औरतों ने बताया, तुम्हारे भैया का किसी बदमाश के साथ दूसरे मोहल्ले में झगड़ा हो गया था। उस लड़के और उसके साथियों ने मिलकर शफीक को बहुत ज्यादा मारा है। उसकी हालत गहर है।
उसे एम्बुलेंस में डालकर सरकारी अस्पताल ले गए हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था। यकीन नहीं आता कि वो बच जाएगा। अंजल के हवासों पर कोई बम फूटा था। वो उल्टे कदमों घर से बाहर की सिमत भागी। किस सरकारी अस्पताल लेकर गए हैं? उसने एक औरत को पकड़कर चीखते हुए पूछा था। हाय, तू लड़की होकर क्या करेगी जाकर? वो सारे मर्द हैं। वहां औरत ने अस्पताल का नाम बताते साथ ही कहा था, मगर अंजल की निगाहों के सामने सिर्फ अपने भैया का चेहरा घूम रहा था। वो अंधाधुंध घर से बाहर निकल रही थी। सामने से जाते हर एक रिक्शे में सवार होते उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसे रह रहकर बस एक ही ख्याल आ रहा था। वो उस वक्त सिर्फ अपने भाई को देखना चाहती थी। न जाने वो किस हाल में था। सरकारी अस्पताल के सामने उतरते उसने अपनी आंखों को रगड़कर साफ किया। वहां अजीब ही सूरत हाल थी। मरीजों का एक जम गफीर था। इतने बड़े अस्पताल में भैया को कहाँ ढूंढूं? वो बदहवासों की तरह दौड़ती हुई अंदर आई थी। कई लोगों से पूछने के बावजूद उसे कुछ पता न चला। वो काउंटर पर खड़ी लड़की से पूछना चाह रही थी, मगर वो मरीजों के जम गफीर से पहले ही बेजार थी। उसने अंजल को बुरी तरह से झड़क दिया। अंजल का दिल बैठने लगा। अचानक ही उसे आवाज सुनाई दी। आप शफीक भाई की बहन है क्या? अंजल ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा था। वो जवान सा लड़का था। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी और कपड़ों पर गिल्ट लगी हुई थी। अंजल को उसके चेहरे पर शराफत नजर आई। उसने अपने आंसू पीते जल्दी से इस बात में सर हिलाया। शफीक भाई को कुछ लड़कों ने बुरी तरह से मारा था। मैं उन्हें यहाँ अस्पताल लेकर आया हूँ और इस वक्त वो अंदर इमरजेंसी में है। उनकी कई हड्डियां टूटी हैं, लेकिन फिक्र ना करें। मैंने उन्हें अपना खून भी दिया है और अपने साथियों से भी एक एक बोतल खून ले लिया है। आपके भाई ठीक हो जाएंगे। उस लड़के की बात पर अंजल को अपने अंदर ढेरों इत्मीनान उतरता हुआ महसूस हुआ। ना जाने वो कौन था, मगर अंजल को वो फरिश्ता लगा। उसी लड़के के साथ चलते हुए अंजल शफीक भाई को देखने आई थी। उनका ऑपरेशन हो चुका था। कई जगह प्लास्टर बांधे गए थे। वो बेहोश थे। अंजल उस शख्स के एहसान तले डूब गई। डॉक्टर ने बाहर से बहुत सी दवाइयां मंगवाई थी। वो सब मैं अपने पैसों से ले आया हूँ। ये मजीद दवाइयां हैं। आप घर चली जाए। शफीक भाई के पास मैं हूँ। वो लड़का फिर से बोला था। अंजल ने उसे ममनूनियत से देखा। वो 25 साल का वो जवान लड़का उसे फरिश्ता लगा था कि ना चाहते हुए भी वो उसकी बात मानकर घर वापस आ गई। समीना बेगम की हालत खराब थी। अंजल ने मां को साथ लगाकर तसल्ली दी, लेकिन उनके दिलों को सिर्फ अभी तसल्ली मिल सकती थी जब शफीक भाई घर आ जाते। लेकिन फिलहाल उन्हें अस्पताल में ही रहना था। घर में कोई और मर्द तो मौजूद था नहीं। अंजल ही 2 टाइम खाना बनाकर शफीक भाई के लिए अस्पताल ले जाती। वो उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह से परेशान हो जाते। तो यहाँ मर्दों के बीच में क्यों आती है? बेटा मैं ठीक हूँ, घर चली जा। वो परेशान होते हैं, मगर अंजल उनका हाथ थाम कर तसल्ली देती। वो उन्हें नहीं बताती थी कि उसे अस्पताल आने और ले जाने की जिम्मेदारी उस लड़के ने उठा रखी है। वो इंतहाई शराफत से मोहल्लेदार होने का हक अदा कर रहा था। अंजल को वो शख्स किसी मसीहा जैसा लगता। दवाइयां लानी होती या किसी डॉक्टर से कोई बात करनी होती, वही लड़का भाग भाग कर सारे काम करता। लेकिन बस वो कमरे के अंदर न जाता था। शफीक भाई को अस्पताल में 1 हफ्ता गुजर चुका था। अंजल अब तक उस लड़के से इंतहाई मायूस हो चुकी थी। ना चाहते हुए भी वो पैरों उसका इंतजार करती रहती। उसका नाम जावेद था। छठे रोज जब अंजल शफीक भाई का खाना लेकर उसकी बाइक से नीचे उतरी, तो अचानक जावेद ने उसे रोक लिया था। मुझसे शादी करोगी? उसकी बात पर अंजल की आंखें बेयकीनी से फैली। यह हकीकत थी कि जावेद की मौजूदगी में उसे तहफ्फुज का एहसास होता था, लेकिन शादी? वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने भाई के इलाज के लिए मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? शादी में सिर्फ शफीक भाई की मर्जी से ही करूंगी, और अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। अंजल ने बहुत सोच समझ कर चंद जुमले अदा कर दिए थे। वो जावेद के हसनात को ठुकराना नहीं चाहती थी। जवाबन जावेद ने कुछ नहीं कहा था। वो चंद लम्हे तक अंजल को देखता रहा, फिर उसने अपने माथे पर आए बाल झटके। कोई बात नहीं, अगर तुमने इनकार कर दिया है तो मैं इसे अना का मसला नहीं बनाऊंगा। तुम जाओ अपने भाई को खाना दे आओ। वो जबरी मुस्कुराया था। अंजल ने उसे तशक्कर के एहसास से देखा। जावेद वाकई बहुत अच्छा था। शफीक भाई ने ढाल से अपने बेड पर बैठे थे। आज मुझे छुट्टी मिल जाएगी। प्लस्तर तो कुछ महीनों के बाद खुलेगा, लेकिन अब तुम दोबारा यहाँ मत आना। मैंने अपने एक दोस्त को फोन कर दिया है। शाम में उसके साथ मैं घर वापस आ जाऊंगा। शफीक भाई ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था। अंजल ने शुक्र भर सांस लिया। मुश्किल के दिन कट गए थे। वो खाना शफीक भाई के सामने रखकर अस्पताल से बाहर निकली थी। उसका इरादा था वो रक्शे से चली जाए। आज जावेद को मजीद तकलीफ देना वो अच्छा नहीं समझती थी, मगर अगले ही पल किसी मजबूत मर्दाना हाथ ने पीछे से उसकी नाक के ऊपर रुमाल रखा था। वो बुरी तरह से फड़फड़ाई। खुद को बचाने के लिए वो हाथ पैर मार रही थी। दोपहर का वक्त था। वो रक्शे की तलाश में जरा दूर निकल आई थी। यहाँ उसे बचाने वाला कोई ना था। तभी उसके सामने एक सफेद रंग की वैन आकर खड़ी हुई।
वैन का दरवाजा खुला और पीछे जिस शख्स ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था, उसने तकरीबन घसीटते हुए अंजल को उस वैन में पटका। अंजल की लबों से गुटी गुटी सी चीख निकली। रुमाल में क्लोरोफॉर्म था, इसलिए उसके हवास बोझल हो रहे थे। ठक से वैन का दरवाजा बंद हुआ था और वैन चल पड़ी। बेहोश होते वजूद के साथ भी अंजल को अंदाजा था कि उसके साथ गलत हो गया है। उसने चलाने के लिए लब खोले, मगर जहन तारीकियों में डूबता चला गया। वह न जाने कितनी देर शहर की सड़कों पर घूमती रही। दोबारा उसकी आंख खुली तो एक छोटे से कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। अंजल ने बोझल होती आंखों को बमुश्किल खोला। उसका दिल धक से रह गया। सर चकरा रहा था, मगर जो कुछ उसके साथ हुआ था वो उसे याद आने लगा। वो पूरी कोशिश करके अपनी जगह से उठी और साकत रह गई। उसके दोनों हाथों को पीछे ले जाकर रस्सियों के साथ बांधा गया था। उसके दोनों पैरों में भी रस्सियां बांधी थी और उन्हीं रस्सियों को चारपाई के साथ इस तरह बांधा गया था कि वो वहां से भाग नहीं सकती थी। अंजल की लबों से एक जोरदार चीख निकली। कमरे का दरवाजा बंद था। उसे पता नहीं था कि उसे कौन यहाँ लाया है। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे घर जाना है। मुझे क्यों पकड़ा है? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो जोर जोर से चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे का दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, अंजल उसे देखकर साकत रह गई। वो जावेद था और मुस्कुरा रहा था। अंजल का दिल धक से रह गया। तुमने मुझे अगवा किया है, वो बेयकीन लहजे में बोली थी। जावेद धीरे धीरे चलता उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। इतना कि हाथ बढ़ाकर वो अंजल को छू सकता था। अंजल का दिल जोर से धड़का। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो मनमनाई थी। मगर तभी जावेद ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। जाने दो, इतनी मुसीबत से अगवा करके लाया हूं तुझे और अब छोड़ कैसे दूं? चुपचाप यहाँ बैठी रहे। वैसे भी अब वापस जाकर क्या करेगी? तुझे बेहोश हुए 2 दिन गुजर चुके हैं। तेरे घर वालों को पता चल गया कि तू घर से भाग गई थी। तेरी माँ तो उसी दिन से ही दिल का दौरा पड़ने से मर गई थी। तेरा वो लूला लंगड़ा भाई जिसकी सारी हड्डियां मैंने तोड़ दी थी, बस एक वही बचा है। वो तुझे क्या ढूंढेगा? वो तो खुद माजूर हो गया है। जावेद कहका मार कर हंसा। अंजल के ऊपर गोया सातों आसमान टूट पड़े थे। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। तुमने मारा था शफीक भाई को? वो सिरसराते हुए लहजे में बोली थी। जावेद ने अपना सर झुकाया। हाँ जान, मैं ही हूं वो नाचीज जिसने तुम्हारे भाई की जीभ बढ़ की पिटाई लगाई थी। फिर मैं ही तुम्हारा मसीहा बनकर तुम्हारे साथ अस्पताल में घूमता रहा। मेरा काम बस तुम्हारा एतमाद जीतना था ताकि तुम्हें अपने साथ भगा सकूं। लेकिन तुम वही नेक शरीफ लड़की भागने को तैयार नहीं हुई, तो मजबूरन मुझे तुम्हें अगवा करना पड़ा। अंजल का जी चाहा वो फूट फूट कर रो दे। उसने गलत शख्स पर एतबार करके कितना नुकसान कर लिया था। समीना बेगम का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया तो उसे एक जोरदार चक्कर आया था। अगले ही पल वो बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ी थी। जावेद ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया और कमरे से बाहर निकल गया। अगली बार अंजल को होश आया, बूढ़ी सी औरत उसका चेहरा थपथपा रही थी। उसको होश में आते देखकर वो मुतमिन हो गई। जा, मौलवी साहब को ले आ, उसे होश आ गया है। उसकी बात पर अंजल का दिल जोर से कांप उठा था। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन अब की बार अल्फाज उसकी हल्क में कहीं गुम हो गए थे। जावेद उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकला और जब दाखिल हुआ तो उसके साथ एक मौलवी साहब और 2 लड़के थे। चल दस्तखत कर यहाँ पर। मौलवी साहब के कहने पर निकाहनामा उसने अंजल के सामने रखा। वो बुरी तरह मचली थी। नहीं, मुझे जाने दो। उसने एक दफा फिर भीगी आंखों के साथ उसकी मिन्नत समाजत की, मगर जावेद ने आगे बढ़कर मुट्ठी में उसके बाल जकड़ लिए थे। दस्तखत कर, नहीं तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। पहले ही वो आज का तेरे भागने की वजह से लोगों से मुंह छुपाता फिरता है। अंजल उसकी बात पर दहल कर रह गई थी। कपकपाते हाथों से उसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। मौलवी ने निकाह की दीगर शराइत पूरी की और वो जावेद की बीवी बन गई। निकाह होते ही जावेद ने खुशी से उसके हाथ और पैर खोल दिए थे। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बर्बाद हो चुकी थी और दुख की बात तो ये थी कि इस बर्बादी को उसने खुद दावत दी थी। कमरा खाली हुआ तो जावेद दरवाजा बंद करके उसकी सिमत घूमा। अंजल की रूह तक कांप गई। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुमने मुझे अगवा किया था, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। जावेद जोर से हंसा। छोड़ने के लिए थोड़ी ना शादी की है तुझसे। वो दब से उसके बराबर चारपाई पर आकर लेटा। तो तू मेरी सोने की चुड़िया है। जितनी तू हसीन है तुझसे मैं अपने सारे दुख दर्द दूर कर सकता हूँ। बस तुझे वैसा ही करना है जैसा जैसा मैं कहता जाऊं। उसकी बात में लालच था। अंदर साकत निगाहों से उसे देखती रह गई। वो करबट बदल कर सोने लगा था। उसका लाया हुआ खाना अंजल के सामने पड़ा था। आज ना जाने कितने दिन बाद उसने खाने की शक्ल देखी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी एक जहन्नम में तब्दील हो गई थी। जावेद ने निकाह के बाद उसे हाथ तक न लगाया, बल्कि सुबह तक मुंह खोलकर सोता रहा। अंजल को अब कोई खुशफहमी नहीं थी, लेकिन सुबह जब वो जागा तो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। ये 5 मरले का छोटा सा मकान था।
अंजल के हाथ पैर खोल दिए गए थे। शायद जावेद को पता था अब वो भागकर कहाँ जाएगी। घर में एक बूढ़ी सी औरत थी, मगर उसने अंजल को कोई काम करने को ना कहा। तेरे हाथ खराब हो जाएंगे, अभी मेरे बेटे को तुझसे बहुत से काम है। उस बूढ़ी औरत की बात पर अंजल हैरत से उसे देखती रही। पता नहीं है अब उन लोगों ने उससे क्या कुछ करवाना था। वो दीवार से टेक लगाई हुई दरवाजे को देखती रही। जब एक रोज जावेद कमरे में दाखिल हुआ। जल्दी से कपड़े बदल और मेरे साथ चल, बहुत जरूरी काम है। उसका लहजा गैर मामूली हद तक पुरजोश था। अंजल ने खामोशी से उठकर लिबास तब्दील किया। ये क्या हाजन बनकर आ गए हैं, उतार इस चादर को, गुस्से से कहते जावेद ने उसके सर से चादर खींच ली। अंजल के लबों से सिसकी निकली, मगर उसने खामोशी से जावेद का लाया हुआ मेकअप चेहरे पर लगा लिया। जावेद उसे देखता रह गया। हसीन तो तू कमाल की है। सही, हीरा चुना है मैंने भी। वो उसे लेकर घर से बाहर निकल आया। बाहर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल पर उसे बैठाते वो उसे लेकर एक इमारत में चलाया था। अंजल का दिल खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहा था, मगर वो एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं थी। जावेद उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही अंजल को अंदाजा हो गया कि वो कैसी जगह थी। वो कोई फिल्म स्टूडियो था जहां ऑडिशन चल रहे थे। आते ही जावेद ने किसी लड़के के कान में खुस्सर पुस्सर की और अंजल की तरफ इशारा किया। लड़के ने उसे कमरे के अंदर जाने का कहा। जावेद उसका हाथ थाम कर फटाफट कमरे में चला आया। सर जी, यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। ये फिल्म की हीरोइन बन जाएगी ना। अंजल ने घबरा कर जावेद की सिमत देखा और फिर सामने बैठे उस आदमी को जो पांव चबाते हुए सर से लेकर पैर तक अंजल का मुआयना कर रहा था। हाँ, तुम जरा बाहर जाओ, मैं इसका ऑडिशन लेता हूँ। उसकी बात पर जावेद खुशी खुशी सर हिलाते बाहर निकल गया था। अंजल लर्ज कर रह गई। मुझे नहीं काम करना किसी फिल्म में। वो एक दफा फिर फूट फूट कर रोने लगी थी, मगर जावेद जा चुका था। वो शख्स कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलता अंजल के पास आया। चलो ऑडिशन के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हें ऐसी अदाकारी करनी है जैसे मैं एक जालिम शौहर हूँ और तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, और तुम्हें अपना आप मुझसे बचाना है। उस आदमी ने अंजल को दोनों बाजू से थामा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। अंजल को पता चल चुका था ये सारा खेल क्या है। वो जोर से चिल्लाई। उस शख्स ने अपनी बेबाकियों को थोड़ा और बढ़ाया था। अंजल बुरी तरह घबरा रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उस शख्स को जरा गुस्सा आया था। अरे मैं कहता हूँ ऑडिशन दो, ये सब कुछ नहीं करोगी तो फिल्म में चांस का सोचना भी मत। उसने एक हाथ से अंजल के शाने पर से कमीज खींचकर नीचे उतारी थी। अंजल का शाना नुमाया हुआ था। वो बुरी तरह से चिल्लाई। एक जोरदार धक्का उस शख्स को देते उसने पीछे की सिमट गिराया। वो लर्ज रही थी। नीचे गिरते उस शख्स की वो मेज का कोना लगा। उसके लबों से हल्की सी चीख निकली और चेहरे पर गुस्से भरे तासरात फैल गए। वो यकदम चंगाता हुआ अपनी जगह से उठा था। निकल जा कमरे से बाहर, बदजात लड़की। ये सारा काम मैं प्यार मोहब्बत से भी कर सकता था। कोई जरूरत नहीं है तुझ जैसी दो कौड़ी की लड़की को मुझे फिल्म में चांस देने की। निकालो इसे बाहर। बाहर खड़े अफराद उसकी चीखने की आवाजें सुनकर अंदर आ गए थे। जावेद भी उन्हीं में था। उसने जो कोने में थर थर कांपती अंजल को देखा, जिसकी कमीज शाने से फटी हुई थी। उसका चेहरे लाल बहू का हो गया था। तुम्हें कहा था जो वो कहीं वही करना। वो उसके सर पर आकर चिल्लाया, मगर जावेद की लाख मिन्नत समाजत के बावजूद वो आदमी अब उसकी कोई बात सुनने पर तैयार न था। अंजल समेत उसे ऑडिशन रूम से बाहर निकाल दिया गया। जावेद सख्त गुस्से में था। वो बार बार चिल्ला रहा था, मगर अंजल का धड़कता दिल पुरसकून हो गया था। कम से कम उसकी इज्जत तो महफूज रही थी। उस रात जावेद ने घर आकर उसे बुरी तरह से मारा था। वो चाहता था कि अंजल उसकी कमाई का जरिया बन जाए, उसे उस जगह बेच जाए, हर महीने जाकर अपनी कमाई लेते रहना। फखंदा बेगम ने मशवरा दिया तो अंजल काम कर रहेगी। ये लोग कितने आराम से उसकी जात का फैसला कर रहे थे जो उसके कुछ नहीं लगते थे। मगर जावेद ने नफी में सर हिलाया। नहीं, उन लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। वो उसे लेकर मेरी रकम भी खाएंगे, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वो गहरी सोच में था। अंजल ने घबराकर अपनी आंखें मीच ली। जावेद ने जल्दी एक नया तरीका ढूंढ दिया। एक रोज वो घर आया तो बड़ा पुरजोश था। एक बड़ी कंपनी में तेरी नौकरी की सिफारिश की है। उसका मालिक जवान आदमी है। तुझे बस जैसा मैं कहूं वैसा करना है। जावेद की बात पर अंजल ने अपना सर झुका लिया था। उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वो अगले दिन तैयार होकर दफ्तर चली आई थी, और ये उसका शम्स गिलानी के साथ पहला तारुफ था। उसे शम्स गिलानी की सेक्रेटरी के तौर पर हायर किया गया था। आपकी तालीम कम है, लेकिन आपके भाई ने मेरी बहुत मिन्नत समाजत की थी, जिसकी वजह से मैं आपको नौकरी पर रख रहा हूँ। संजीदा लहजे में कहते शम्स गिलानी ने उसकी फाइल पर दस्तखत किए थे। अंजल ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका। वो किस कमजोर शख्स के साथ बन गई थी। उस रोज जावेद बड़ा खुश था। उसने अपना मंसूबा अंजल को बताया तो उसकी रूह कांप उठी थी, मगर जो वो चाहता था वो सब करना उसकी मजबूरी थी। इसीलिए अगले रोज खामोशी से वो शम्स गिलानी के साथ मीटिंग अटेंड करने चली आई थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि गोली कंधे को बस छू कर गुजरी थी, मगर फिर भी उसे 3 रोज बाद डिस्चार्ज किया गया।
और ये 3 रोज शम्स गिलानी अपने तमाम कारोबारी मसरूफियात छोड़कर बस वहीं अस्पताल में ही बैठा रहा था। उससे छुट्टी मिली तो वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ड्रॉप करने आया। अंजल को पूरा यकीन था जावेद उसे शम्स गिलानी के साथ देखकर भड़क जाएगा, मगर जावेद बहुत खुश हुआ। साहब, आप उसे अपने घर ही ले जाएं, उसे महंगे इलाज और खुराक की जरूरत है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे पूरा कर सकता हूँ? उसने अपना और अंजल का रिश्ता बताए बगैर कहा था। अंजल खामोशी से खुद को बेमोल होता देखती रही। शम्स ने पलट कर अंजल को देखा। ठीक है, जब तक ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती ये मेरे ही घर पर रहेगी। उसने खामोशी से गाड़ी का रुख अपने घर के सिमत मोड़ लिया था। जावेद ने खुशी से गाड़ी को वापस जाता देखा। अब असल मजा आएगा, जब अंजल उसी के घर पर रहेगी, तब उस पर इल्जाम लगाना आसान होगा। शम्स गिलानी ने अपने घर के सामने गाड़ी रोकी तो अंजल ने निगाह उठाकर देखा। वो घर किसी महल से कम नहीं था। आ जाओ नीचे। वो पलट कर उसकी समत आया था। मुलाजिम के होते हुए के बावजूद उसने दरवाजा खुद खोला। अंजल खामोशी से नीचे उतर आई। स्याह रेशमी बाल उलझे हुए थे, लिबास पर सिलवटें पड़ी हुई थी और सभी चेहरे पर हल्की हल्की जर्दी खुली थी। शम्स ने नजर भरकर उसे देखा। ये लड़की कब उसके दिल में घर कर गई थी उसे पता ही न चला। धीरे से उसका हाथ थामते वो उसे घर के अंदर ले आया था। ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। डॉक्टर खुद घर आकर तुम्हारी बैंडेज कर दिया करेगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुलाजिम से कह देना। मैंने तुम्हारे टेबल पर एक मोबाइल रख दिया है, उसमें मेरा नंबर सेव है, मुझे फोन करके बुला लेना। वो नरमी से कहते हुए उसे कह रहा था। अंजल ने बस एक निगाह उठाकर उसे देखा और खामोशी से कमरे के अंदर चली गई। पता नहीं मजीद क्या कुछ सहना बाकी था। तकिए में मुंह छुपाए उस रात वो फूट फूट कर रोने लगी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब करवटें बदलता शम्स गिलानी बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे चलते वो अंजल के कमरे के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ गया। अंदर वो बेखबर सो रही थी। उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था। शम्स ने आहिस्तगी से दरवाजा धकेला। कमरे में नींद तारीकी थी। सुकनी समटी तकिए में मुंह छुपाए वो बेड पर एक तरफ लेटी थी। उसके लिए लाया गया खाना हनूज मेज पर धरा था। शम्स के दिल को कुछ हुआ। उस मासूम सी लड़की ने उसकी वजह से इतनी तकलीफ झेली थी। धीरे धीरे चलता वो बेड के ऐन सामने आकर खड़ा हो गया था। वो नींद में बरबरा रही थी। टूटे फूटे से जुमले और बार बार सिसकियां लेती उसका जिस्म झटके खा रहा था। शम्स के चेहरे पर हैरत फैली। वो अचानक ही पंजों के बल उसके सामने नीचे जमीन पर बैठा। अंजल, तुम ठीक हो? उसने धीरे से उसके शाने पर हाथ रखा। जवाबन एक अंजल ने जोर से उसका हाथ झटकते हुए सिसकी ली थी। मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं शम्स पर इल्जाम नहीं लगा सकती। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं एक अनजान आदमी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दूं? वो फूट फूट कर रोने लगी थी। शम्स का दिमाग भग से उड़ गया। क्या कह रही हो अंजल? वो धीरे से बेड के ऊपर बैठते हुए उसके करीब हुआ था। वो नींद से जाग गई थी। कमरे में फैली तारीकी में उसने उस मेहरबान शख्स को अपने करीब देखा। एक झटके से वो उठ गई थी। उसकी आंखों में खौफ था और पूरे वजूद पर लर्जिश तारी थी। आहिस्तगी से उसे अपने साथ लगाते शम्स को उस वक्त बहुत काबिल रहम हालत में लगी। अंजल ने फूट फूट कर रोते हुए शम्स के सीने में अपना सर छुपा लिया था। वो चाहता है कि मैं आप पर इल्जाम लगाऊं कि आपने बंद कमरे में मेरे साथ नाजायज हरकत की है, ताकि वो पुलिस में रिपोर्ट करवा सके और हर जाने के तौर पर आपसे एक बड़ी रकम दे सके। लेकिन वो उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे दूसरी जगह ले जाएगा और फिर तीसरी जगह। वो सारी जिंदगी मेरे वजूद से रकम निचोड़ता रहेगा। वो सिसकती हुए कह रही थी। कौन है वो और वो ऐसा क्यों करेगा? धीरे से उसका चेहरा उठाते हुए शम्स ने उसकी आंखों में झांका था, जहां बेहद खौफ था। अंदर चंद साइडों तक उसे देखती रही। उसे एहसास हुआ था कि वो कहाँ है। वो शम्स के घर में थी और उसके सामने बैठा हुआ वो वजीर सरापा शम्स का था। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में थी। अंजल ने अपनी आंखें मींच ली। धीरे से उसे जावेद के बारे में उसने सब कुछ बता डाला था। शम्स में यकीनी से सुनता रहा और फिर अचानक ही उठ खड़ा हुआ। सोना मत, मैं भी आ रहा हूँ। वो पलटकर घर से बाहर निकल गया था और आधी रात को जावेद ने अपने दरवाजे पर जब शम्स गिलानी को खड़े देखा तो उसकी सिटी गुम हो गई थी। मगर शम्स गिलानी ने अगले ही पल उसे गद्दी से दबोचते हुए घर से बाहर निकाला था। चल मेरे साथ। उसका जोरदार मुक्का जावेद की नाक पर पड़ा तो खून का एक फवारा छूटा। वो करा कर रह गया। तूने गलत जगह हाथ डाल दिया। अब तो उसी के सामने जाकर बताएगा कि तूने ये सब कुछ क्यों किया। वो उसे घसीटते हुए गाड़ी में लाकर पटक रहा था। जावेद के जोर जोर से आवाजें आने लगी थी। सिर्फ आधे घंटे बाद वह मुजरिम बना अंजल के सामने खड़ा था। उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। उसे यकीन नहीं था कि शम्स गिलानी एक आम मर्द से कितना मुख्तलिफ होगा। उसने तो अंजल को अपनी इज्जत समझा था। जब तूने उससे शादी कर ली थी तो फिर उसे एक बीवी की तरह क्यों न रखा? शम्स ने सख्त लहजे में पूछा था। कराते हुए जावेद ने सर झुका लिया। बीवी के हकूक अदा करने के काबिल होता तो रखता ना। एक हादसे ने मुझसे मेरी सारी मर्दानगी छीन ली थी। तब से मुझे औरत जात से ही नफरत होगी।
उसे देखकर भी मैंने पहला ख्याल यही सोचा था कि इसे अपनी कमाई का जरिया बनाऊंगा, और मैं कामयाब भी हो जाता तो ये कम अक्ल लड़की खेल वैसे ही खेलती जैसे मैंने इसे कहा था। उसने एक नफरत भरी निगाह अंजल पर डाली। शम्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सामने बैठी अंजल अभी तक लर्ज रही थी। बेड की पुश से टेक लगाए वो बेयकीन निगाह से कभी शम्स को देखती और कभी जावेद को। शम्स धीरे धीरे चलता जावेद के सामने आया। हाँ, मैं एक आम आदमी नहीं हूँ, मैं शम्स गिलानी हूँ। मैं औरत की इज्जत करना चाहता हूँ, और ये लड़की जैसे तुम नाहक इतनी बड़ी सजा दी, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हसीन है, तुम्हारी कमाई का जरिया बन सकती थी। शर्म आती है तुझे मर्द कहते हुए? तो तुम वाकई नामर्द है। एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारते शम्स ने अपनी नफरत का इजहार किया था। जावेद जमीन पर गिर पड़ा। उसका खेल खत्म हो गया था। उसे पता था अंजल मजबूत पनाह में है, और वहां से वो अब चाहकर भी उसे नहीं निकाल सकता। शम्स की एक फोन कॉल पर जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के सामने उसने तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए थे। शम्स तलाकनामा लेकर घर वापस आया तो वो हनूज बेड पर उसी तरह बैठी थी। दरवाजे पर निगाहें जमी थी। जख्मी कंधे उसने अपना दूसरा हाथ रखा था। दर्द हो रहा है। शम्स धीरे धीरे चलता उसके सामने आकर बैठ गया था। अंजल ने निगाहें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर बड़ी मेहरबान मुस्कुराहट थी। आज उसके दोनों डिंपल नुमाया हो रहे थे। अंजल ने सर झुका दिया। अब रोने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। मैंने शफीक भाई का पता लगवा लिया है। मेरे आदमियों ने उन्हें सारी बात बता चुके हैं, और वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। उसने अंजल के वजूद से सारे कांटे चुन लिए थे। अंजल की आंखों में नमी उतरने लगी। देखो, अब मेरे सामने रो मत। मैं तुम्हारे ये सारे आंसू अपने लबों से चुनना चाहता हूँ, मगर फिलहाल मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी इद्दत के चंद महीने हायल हैं। ये कड़ा वक्त गुजर जाए तो फिर तुम मेरी हो। आज तक इस उसका हाथ थामते शम्स ने उसकी आंखों में झांक कर कहा था। अंजल ने बेख्तियार अपना सर झुका लिया। उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उतर आई थी। आखिरकार वो एक मजबूत हिसार में थी, जहां से अब कोई जावेद उसे नहीं निकाल सकता था।